दोस्तों, आज की कहानी है धोखा। मेरा नाम जूही है। मेरी जिस लड़के से शादी हुई थी वह लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। लेकिन जब उसे मेरे पिता के मकान का पता चला तो उसने कहा कि हम दोनों इस मकान को बेचकर अमेरिका चले जाते हैं और वहीं पर सेटल हो जाते हैं। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गई और सारे पेपर्स निकालकर अपने पति के हवाले किया। मेरे पति मकान बेचकर वीजा पासपोर्ट बनवाकर एयरपोर्ट ले गए और मुझसे कहा कि तुम बैठो, मैं एयरपोर्ट के अंदर जरा देख कर आता हूँ। मैं बाहर बैठी रही। दिन से रात हो गई, लेकिन मेरे पति कमलेश जी अंदर गए तो वापस आए ही नहीं। वहां पर किसी आदमी ने जब मुझसे इतनी देर तक बैठा हुआ देखा तो वजह पूछी। मैंने वजह बताई तो उसने कहा कि कमलेश नाम का आदमी तो सुबह से फ्लाइट से ही अमेरिका जा चुका है। यह सुनकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। मेरे पति अमेरिका पहुंचकर बहुत खुश हुए थे। उनके पास मेरे मकान के पैसे थे, लेकिन जैसे ही उसने बैग खोला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि बैग में तो मेरी शादी को एक हफ्ता हो चुका था। अभी घर के कामकाज को हाथ नहीं लगाया था। सच तो यह है कि मुझे ज़्यादा काम की आदत नहीं थी, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी और बहुत ज़्यादा ऐशो आराम से पली बढ़ी थी। मेरा ज़्यादा समय कमरे में ही गुजरता था। मैं उपन्यास पढ़ने की बहुत शौकीन थी और एक हफ्ते से उपन्यास पढ़कर ही अपना वक्त गुजार रही थी, क्योंकि मेरे पति कमलेश तो सारा दिन घर से बाहर रहते और आधी रात को घर आते तो आते ही सो जाते। मुझे थोड़े ही दिनों में अंदाजा हो चुका था कि कमलेश को मुझसे कोई खास रुचि नहीं थी। शादी से पहले मैं कमलेश के बारे में सुनती आ रही थी। कमलेश आवारा किस्म का लड़का है और सारा दिन बाहर दोस्तों के साथ बैठा रहता है और कोई काम धंधा नहीं करता। अरे उठो मैडम, अब घर के कामकाज भी में भी हाथ बटाओ। एक हफ्ता हो गया है कमरे में घुसी हुई हो। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं था? बस ऐसे ही भेज दिया। मैं मजे से अपने कमरे में उपन्यास पढ़ रही थी कि अचानक दरवाजा खुला और मेरी सास कर्मा जी अंदर आई और आते ही जिस अंदाज में कहा, मैं तो रुआसी हो गई। मेरे हाथ से उपन्यास छूटकर नीचे गिर गया। अब ऐसे मेरी शक्ल क्यों देख रही हो? अब उठ भी जाओ। किचन में बर्तनों का पहाड़ जमा है। मेरे घर में कोई नौकर नहीं है। एक हफ्ते से मैं सारा काम किए जा रही हूँ, सिर्फ इस उम्मीद पर कि बहू की दुल्हन के मुंह दिखाई की रस्म खत्म हो तो उठकर घर संभाले। लेकिन यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही है। मुझे यकीन हो रहा था कि वही कर्मा आंटी हैं जो मेरी शादी के लिए मरी जा रही थी और उनके मुंह से हर वक्त फूल झड़ते, और आज तो मुंह से आग उगल रही थी। मजबूरी में मुझे उठना पड़ा और उठकर मैं किचन में आई तो वहाँ पर वाकई बर्तनों का पहाड़ जमा था। मैंने परेशानी से बर्तनों को देखा। जो भी था, अब कर्मा जी की बात तो माननी ही थी। मैं बर्तन धोने जा रही थी कि अचानक से मेरे हाथ से एक प्लेट गिरकर टूट गई। प्लेट गिरने की आवाज़ से फौरन ही कर्मा जी किचन में आई। आते ही टूटी हुई प्लेट को किरचिया देखकर उन्होंने अपने दोनों गालों पर हाथ रखा और मुंह खोलकर काफी देर तक देखती रही। एक तो दहेज में तुम फूटी कौड़ी नहीं लेकर आई और तुम्हारे बाप ने तुम्हें खाली हाथ भेज दिया, और ऊपर से जो भी मेरे घर का सामान उसे भी तोड़ फोड़ करने में लग गई हो। कर्मा जी आते ही मेरे पर बरस पड़ी। एक तो पहले ही मेरा छोटा सा दिल था, ऊपर से शादी से पहले हफ्ते में ही सास का ऐसा बर्ताव मुझे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था।
मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि मेरी आंटी एकदम से किस तरह से बदल गई हैं। लेकिन आंटी, आप लोगों ने भी तो पापा से कहा था कि आपको दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। मैंने मासूमियत से उन्हीं की कही हुई बात याद दिलाई। हर लड़के वाले तो ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वाकई में बेटी को खाली हाथ भेज दिया जाए। मैं तो हैरान हूँ तुम्हारे बाप पर कि कैसे उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को बगैर किसी सामान का ही ससुराल भेज दिया। हमने तो ऐसे ही कहा था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने तो सच में साबित करके दिखाया इस बात को। अब जाओ अपने कमरे में, मेरा नुकसान ना करो, मैं खुद ही धो लेती हूँ बर्तन। मेरी सास कर्मा जी का गुस्सा काबू में ही नहीं हो रहा था। मैंने इसी में खैरियत समझी और फौरन अपने हाथ धोए, दुपट्टे से हाथ पोंछे और भागती हुई अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद करके फूट फूट कर रोने लगी। वहीं काफी देर तक रोती रही। इतने में कमलेश आ गए और दरवाजा बजाने लगे, क्योंकि मैंने दरवाजे को कुंडी लगा दी थी। उन्होंने दरवाजा खोला तो कमलेश ने एक नज़र उसकी तरफ मेरी तरफ देखा। मेरी आंखें सूजी हुई थी, जैसे ही बहुत रोई हूँ, लेकिन मेरे पति को कोई फर्क नहीं पड़ा था। मैं रोए जा रही थी। उस मेरे में कोई रुचि नहीं थी, बल्कि उसे औरत जात में कोई रुचि नहीं थी। वह अपनी दुनिया में मगन रहने वाला इंसान था, जिसकी जिंदगी का मकसद शॉर्टकट से पैसा कमाना था। कमलेश मेहनत करने का आदी नहीं था। वह बस चाहता था कि कोई ऐसा शॉर्टकट उसे काम मिल जाए कि उसके हाथ बहुत सारे पैसे लग जाए, उसके पास बंगला हो, गाड़ी हो और वह एक सेटल जिंदगी गुजारे। लेकिन उसका संबंध एक मिडिल क्लास परिवार से था। वह यह लोग सिर्फ अच्छा खाते पीते थे, बाकी प्रॉपर्टी बनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। कमलेश खुद भी किराए के मकान में रहता था। मैंने पूछा, लाऊं खाना आपके लिए? कमलेश से सवाल किया तो कमलेश ने सही में नहीं में सिर हिलाया और बेड पर आकर सो गया। मैं हैरान थी कि कैसे कमलेश को इतनी जल्दी नींद आ जाती है। वह बस बेड पर लेट जाता और लेटते ही खर्राटे की आवाज सुनाई देती। शायद वह दुनिया से लापरवाह था। उसे ना माँ बाप की परवाह थी और ना ही पत्नी की परवाह थी। अब रोज रोज कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती कि मुझे ताने मिलने लगे। दहेज न लाने का ताना तो खास मुझसे जुड़ गया था। मुझे ठीक से ना खाना बनाना आता था, ना ही घर के काम आते थे। मैंने लड़कपन में थी जब से मेरी माँ एक्सपायर हुई थी। उसके बाद मेरे पापा ने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत थी और मैं उनकी मोहब्बत की निशानी थी। इसी वजह से मेरे पिता ज़्यादा कामकाज नहीं करवाते। मेरे घर में एक औरत थी जो सुबह से लेकर शाम तक के काम करती थी। घर की हालत कमलेश के घर की हालात से काफ़ी अलग थी। मैं अपनी सास के तानों से तंग आ गई। अपने पिता से यह सब नहीं कहना चाहती थी, लेकिन आज मैंने इरादा कर लिया था कि पापा से सवाल करूंगी कि आखिर मुझे दहेज क्यों नहीं दिया। शाम को अपने मायके चली गई तो मेरे पापा मुझे देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन उन्होंने देखा उनकी बेटी खुश नहीं तो उन्होंने सवाल किया कि क्या हुआ बेटी, क्या तुम शादी के लिए अपने ससुराल में खुश नहीं हो? मैंने कहा कि पापा, मैं कैसे खुश हो सकती हूँ? आपने मुझे खाली हाथ ससुराल भेज दिया और अब मुझे ताने मिल रहे हैं, कहकर मेरी आंखें भर आई। यह बात करते हुए कोई भी लड़की अपने ससुराल की हालत अपने माँ बाप को बताना नहीं चाहती, लेकिन मैं बहुत मजबूर हो गई थी यह सब कहने के लिए। लेकिन बेटा, तुम्हारे ससुर दीनानाथ जी ने कुछ भी लेने से मना किया था, ऐसे कहा था उन्होंने, और आप मान गए। लेकिन आपको तो ख्याल रखना चाहिए था।
मुझे बुरा लग रहा है। लड़कियां अपने साथ क्या कुछ नहीं लेकर जाती ससुराल, और मैं खाली हाथ कुछ जोड़ों समेत वहां चली गई। शिकायत भरी लहजे में कहा, अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने तुम्हें खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं भेजा, बल्कि मैं तुम्हें इतना कुछ दिया जिसे तुम सोच भी नहीं सकती। हाँ, मैंने अभी इस बारे में तुम्हें और तुम्हारे पति को नहीं बताना चाहता था, लेकिन अब तुम शिकायत कर रही हो तो मैं तुम्हें सब बता देता हूँ। ले ऐसा कहकर मेरे पिताजी अपनी जगह से उठे और अलमारी खोलकर एक फाइल निकाली और मेरे सामने रख दी। मैंने जब यह फाइल खोलकर देखी तो हैरान रह गई। बेटा, मैंने तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजा, बल्कि अपना यह घर में तुम्हारे नाम कर दिया है। मैं तुम्हें इसके बारे में बताना चाहता था, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में सोचा है। यह घर तुम्हारे नाम करके, और मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारे पति कमलेश इसी घर में रहे मेरे साथ। लेकिन अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई थी, तो इसलिए मैंने इस बात नहीं की, वरना तुम्हें सास ससुर क्या सोचेंगे कि मैंने उनके बेटे से उन्हें अलग कर रहा हूँ। लेकिन बेटा, मेरा जो कुछ भी है वह तुम्हारा ही है। मैंने उनकी बात सुनकर हैरान रह गई। वाकई जो मेरे पापा ने मुझे दिया था वह बहुत ज़्यादा था। आज तक घर किसी भी लड़की को दहेज में घर नहीं मिला था, लेकिन मेरे पापा तो हमेशा से कहते आए कि यह घर किराए का है, हमारा अपना नहीं है। जब मैंने सवाल किया, बेटा, यह घर किराए का ही था, जब हम इसमें आए थे तो किराए पर ही ले लिया था। फिर मुझे यह घर बहुत अच्छा लग गया और मैं तुम्हारी माँ पैसे जोड़ जोड़ कर इकट्ठे कर मकान मालिक से बात की, और मकान मालिक की कुछ मजबूरियाँ थी, उसने कम कीमत में घर बेच दिया। लेकिन हमने किसी को यह बात नहीं बताई। जब ऐसी बातें परिवार में फैलती तो परिवार वाले नज़र लगा देते हैं। तुम्हारी माँ ने मुझे सख्ती से मना किया था इस घर के बारे में किसी को भी ना बताए, क्योंकि तुम्हारी माँ के मुताबिक परिवार की औरतें नज़र लगाती हैं, जिसकी वजह से घर के लोगों पर मुसीबत आती है, वह बीमार हो जाते हैं, कुछ ना कुछ जरूर होता है। इसी वजह से मैं चुप थी, लेकिन आज मुझे अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी परेशानी देखते हुए अब इसका मतलब यह घर जिसमें मैं बचपन से रह रही हूँ, जिसे मुझे बचपन से प्यार है, यह हमारा है। हमारा नहीं बेटा, अब यह तुम्हारा है, और सिर्फ तुम्हारा। मेरी जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं। बस मैं चाहता था कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम इसी घर में रहो, तुम और कमलेश मेरे साथ रहो। मैं जानता हूँ कमलेश तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन मैंने मेरे नज़दीक तुम्हारे लिए इसके अलावा और कोई अच्छा रिश्ता नहीं था, और तुम्हारे ससुर ने बहुत जिद की थी तो मैं मना ना कर सका। मैंने सोचा कि इस घर में तो लड़के ऐसे ही होते हैं, जब सब जिम्मेदारी पड़ती है तो वह समझदार हो जाते हैं। कमलेश भी समझदार हो जाएगा। तुम्हारा रिश्ता बाहर करते हुए मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि बाहर बहुत धोखाधड़ी होती है। मेरे पिताजी मुझसे कहा, मैं तो संतुष्ट होकर घर वापस आ गई, परंतु मेरा जी चाह रहा था कि अभी के अभी अपनी सास को बता दूं कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए इतना बड़ा घर दहेज में दिया है। मैंने फाइल भी अपने साथ उठाकर लाई थी। हालांकि मेरे पिताजी ने मुझे मना किया था यह सब करने के लिए, लेकिन मैं अपनी सास को बस दिखाना चाहती थी कि मेरे पिता ने मुझे इतना कुछ दिया है। जैसे फाइल लेकर घर में आई तो घर में मेरी सास कर्मा जी और मेरे पति कमलेश बैठे खाना खा रहे थे। मुझे देखकर हैरान हो गए। कभी भी कमलेश को घर वालों के साथ खाना खाते हुए नहीं देखा था, लेकिन आज मैं मायके गई और वहां से वापस आई तो घर वालों के साथ बैठकर खाना खा रहा था। कहा, इतनी देर लगा दी,
बापू के घर जाते हुए तुम्हें जरा भी एहसास नहीं कि बूढ़ी सास खाना बना रही है, कामकाज कर रही है। मैंने तो सोचा था कि बहू आएगी तो मैं जिम्मेदारियों से फ्री हो जाऊंगी, लेकिन मेरी तो जिम्मेदारियों में इसने और बढ़ोतरी कर दी है। मैंने जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो मेरी सास कर्मा जी कटाक्ष शब्दों के तीर बरसाए। मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरे पति कमलेश ने कहा। माँ सारा दिन काम करती रहती है, खाना बनाती रहती है और तुम कमरे में बंद रहती हो। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? शादी को 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है। अब तो तुम्हें घर के कामकाज में हाथ बटाना चाहिए। पहली बार कमलेश ने मुझसे थोड़ी लंबी बात की, और वह भी ऐसी कड़वी बात की मेरा दिल बैठा जा रहा था। तुम दोनों आते ही इस बेचारी पर बरस पड़े हो। मेरे ससुर दीनानाथ जी ने कहा, इसे भी पानी पीने दो, खाना खाने दो। आओ बहू बैठो, हमारे साथ खाना खाओ। मेरे ससुर जी ने कहा। एक ससुर जी ही थे जो मेरा इस घर में ख्याल रखते थे। मुझे भूख नहीं है, मैं खाना खाकर आई हूँ और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। मेरी सास कर्मा जी ने पीछे से आवाज दी, बात सुनो, रुको। या तुम्हारे हाथ में क्या है? फाइल देखकर उन्हें जिज्ञासा हुई। इस फाइल में मेरे पापा के घर के पेपर्स हैं। उन्होंने अपना घर दहेज में मेरे नाम कर दिया है। जैसे ही मैंने यह बताने की कोशिश कर रही थी कि कैसा घर, कौन सा घर? तुम्हारे बाप के पास तो कोई घर ही नहीं है। वह तो इतने सालों से किराए के मकान में रह रहे हैं। जैसे कर्मा जी ने पूछा, उन्हें लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। दूसरी तरफ कमलेश का मुंह खुला का खुला रह गया। दहेज में घर का नाम सुनकर कहाँ, क्या कह रही हो? कमलेश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुझे पता था कि जिस घर में वो रहते हैं वह घर किराए का था, लेकिन उन्होंने बाद में वह घर खरीद लिया था। दीनानाथ जी बोले, आज तो आपको पता था इन सब के बारे में, आपने मुझे बताया नहीं। कर्मा जी ने अपने पति से शिकायत की। हर बात बताने का हर एक टाइम होता है। मैंने सोचा समय आने पर तुम लोगों को भी बता दूंगा। मेरे ससुर जी ने कहा, दिखाओ फाइल। कमलेश ने हाथ बढ़ाकर मुझसे फाइल लेनी चाहिए तो मैंने फाइल अपने पति के हाथों में पकड़ा दिया। मेरे पति फाइल देखकर हैरान रह गए। वह घर वाकई में मेरे नाम था और इसकी कीमत 50 से 60 लाख थी। चलो तुम थक गई होगी, जाकर कमरे में आराम करो। यह फाइल मुझे दे दो। तुमसे इतनी बड़ी फाइल संभाली नहीं जाएगी, मैं संभाल कर रखूंगा। कमलेश का व्यवहार एकदम से नरम पड़ गया था, लेकिन मुझे पिताजी की बात याद थी। यह फाइल किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए, मैं खुद इसे संभाल कर रखूंगी। पापा ने कहा है कि यह गुम हो जाएगी, इसलिए मैं अपने पास इसे रख लूं। मैंने कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अच्छा, तो आप तो बड़े ही छुपे रुस्तम निकले। मैं सोच रही थी कि आप अपने कंगाल दोस्त की बेटी को अपने बेटे से क्यों ब्याह कर लाना चाहते हैं। आपने तो बड़ा खेल खेला है। यानी आपको पता था कि बहू के पिता से यह घर बहू के नाम पर कर दिया है, और तभी आपने कहा कि शादी क्यों ना कमलेश से कर दी जाए ताकि यह घर हमें मिल जाए। आप मुझे पहले यह बात बता देते तो मैं इस लड़की के साथ सख्ती से व्यवहार ना करती। बिना वजह मैंने कल इसे खरी खोटी सुनाई थी, और आज भी कर्मा जी का मूड अच्छा हो गया था। इसलिए तो कहता हूँ कि तुम कम अक्ल वाली हो, बातों को नहीं समझती। खाना प्लेट में डालते हुए कहा। दूसरी तरफ कमलेश के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन दोनों माँ बेटे का व्यवहार मेरे पति पूरी तरह से बदल चुका था, मेरा ख्याल रखने लगा था। मेरी सास कर्मा जी कल तक कामकाज की शिकायत कर रही थी, आज खुद ही मेरी सेवा में लग गई थी। सुबह सुबह मुझे नाश्ता देती और मुझे कमरे में ही चाय खाना पहुंचा देती, लेकिन मैं सदा से मासूम थी।
उनकी चालाकियों को समझ नहीं सकी, बस संतुष्ट थी कि मैंने सास को जता दिया है कि दहेज में घर लेकर आई हूँ। कमलेश का व्यवहार तो बिल्कुल बदल गया था। वह आए दिन मेरे लिए चीजें लेकर आता, कभी पकोड़े, समोसे, जलेबी तो कभी आइसक्रीम लेकर आता, कभी खाने के लिए बाहर ले जाता, दोस्तों से उधार लेकर मेरी खूब सेवा में लगा हुआ था। मासूम सी मैं मामला समझ नहीं पा रही थी। एक दिन कमलेश मिठाई लेकर आया और दरवाजा बंद करके मेरे सामने आया और कहने लगा कि आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ मेरी, लेकिन तुम वादा करो कि घर में किसी और को नहीं बताओगी। खुशखबरी का नाम सुनकर तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इतने समय बाद मुझे पति का प्यार नसीब हो रहा था और अब खुशखबरी भी वह सुनाने वाला था। ना जाने क्या खुशखबरी थी। मैंने कहा कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आप बताइए क्या बात है। उसने कहा कि मुझे अमेरिका में एक नौकरी की ऑफर आई हुई है और बहुत अच्छी नौकरी है। मैंने सोचा है कि मैं और तुम दोनों अमेरिका जाकर सेटल हो जाएंगे और धीरे धीरे हमारे हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। अमेरिका का नाम सुनकर मैं तो वाकई में बहुत खुश हो गई थी। मुझे इंडिया से बाहर जाने का बहुत शौक था। पति के साथ जाने का तो सोचकर मुझे खुशी हो रही थी। यह तो अच्छी बात है, लेकिन यह बात छुपाने वाली तो नहीं है। यह बात तो सबको बताने वाली है कि हमारी हमको कामयाबी मिल रही है। मैं खुशी से कहा, नहीं, तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। यहाँ पर कोई किसी की खुशी नहीं देखता। अगर किसी को पता चला कि हम अमेरिका जा रहे थे तो लोग रोड़े अटकाना शुरू कर देंगे। यहाँ तक कि परिवार की औरतें जलन में आकर जादू टोना भी करती हैं ताकि किसी और को तरक्की ना मिले। कमलेश ने कहा तो मैं उसकी बातों में आ गई। या तो मैंने नोटिस किया था कि इस परिवार में कोई भी किसी की कामयाबी पर खुश नहीं होता, लेकिन कमलेश हमें अपने माँ बाप और अपने माँ बाप को तो बताना चाहिए कि हमको इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। मैं सोच में पड़ गई। कमलेश बोला, नहीं नहीं, मैं सबको सरप्राइज देना चाहता हूँ। हम दोनों खामोशी से अमेरिका चले जाएंगे और फिर वहाँ से वीडियो कॉल करके सबको सरप्राइज देंगे कि हम लोग अमेरिका पहुँच गए हैं। कमलेश ने कहा तो मैं उसकी बात मान ली और इस बात को गुप्त ही रखा, क्योंकि एक लड़की के लिए उसके पति का हुक्म ही सब कुछ होता है। और वह तो खुश थी कि उसका पति उसका इतना ख्याल रख रहा है। एक दिन मैंने देखा कि कमलेश बहुत परेशान है तो उसने वजह पूछी तो कमलेश ने बताया कि अमेरिका जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, बहुत सारे पैसे लगेंगे। हम दोनों का वीज़ा, पासपोर्ट, सब कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं पैसे कहाँ से जमा करूँगा। कमलेश ने परेशानी से कहा, कितने पैसे चाहिए आपको। मैंने सोचा कि अपने पति की मदद करूं। कुछ हजारों की बात नहीं है, लाखों की बात है। बाहर जाने के लिए मेरे पास कम से कम 6 लाख होने चाहिए। 6 लाख या तो बहुत बड़ी रकम है। आप कहाँ से ले आएंगे। 6 लाख सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। अगर तुम मेरी परेशानी देख सकती हो, मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम्हें मेरे लिए कुर्बानी देनी होगी। बताओ तुम क्या कुर्बानी दे सकती हो अपनी प्यारी चीज की। कमलेश ने चालाकी से कहा, आपके लिए जान भी दे सकती हूँ। मैंने पूरे जोश और जज्बे से कहा, मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए। तुम्हारी जान लेकर मैं क्या करूँगा। अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो मुझे उस घर की फाइल मेरे हवाले कर दो। मैं उस घर को गिरवी रख कर उधार ले लूँगा और जैसे ही अमेरिका से पैसा कमाकर वापस कर दूँगा। तो तुम्हें तो पता है ना कि मैं अमेरिका में बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ।
लेकिन इस बात की खबर कानो कान किसी को नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे पापा को भी नहीं। बस मुझे तुम्हारे सिग्नेचर की ज़रूरत है। मैं तुम्हारा घर बेच नहीं रहा हूँ, सिर्फ उसे गिरवी रख कर थोड़ा सा उधार बैंक से ले लूँगा और जल्दी अमेरिका जाने के बाद वह उधार चुका दूँगा। कमलेश ने एक ही बार में कहा तो मैं सोच में पड़ गई। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। ठीक है, मैं भी उस घर को बेचने के हक में नहीं हूँ। अगर आपको लगता है कि यह घर उधार चुका पाएंगे और घर को गिरवी रखने के बाद छुड़ा पाएंगे तो पेपर्स लीजिए और जहाँ चाहेंगे मैं सिग्नेचर भी कर दूंगी। कमलेश के प्यार में मेरी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। कमलेश के हवाले पेपर्स कर दिए और जैसा जैसा कमलेश कहता गया वैसा वैसा मैं करती गई। मुझे पता नहीं था कि कमलेश मेरा घर बेच रहा है। मैं तो बस समझ रही थी कि वह घर सिर्फ गिरवी रखकर उधार ले रहा है, बाद में चुका देगा। उसने चालाकी से मेरा घर बेच दिया, मेरा पासपोर्ट बनवा कर जाहिर किया कि वह मुझे अपने साथ ले जा रहा है। मैं पूरी तरह तैयारी करके बैठी हुई थी। हम दोनों एयरपोर्ट के लिए खामोशी से घर से निकलकर एयरपोर्ट पहुंच गए तो कमलेश ने मुझसे कहा कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं थोड़ा अंदर देख कर आता हूँ और यह सामान भी मुझे अंदर जमा करवाना होगा, तुम मेरा इंतजार करो। कमलेश सामान लेकर अंदर चला और फिर बाहर नहीं आया। पूरा दिन गुजर गया, यहाँ तक कि रात हो गई। अब मैं परेशान बैठी हुई थी। कमलेश से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। अपना मोबाइल भी लेकर नहीं आई थी। कमलेश ने मुझे मोबाइल लाने से ही मना किया था। वहाँ पर ही एयरपोर्ट से किसी आदमी ने इतनी देर तक मुझे बैठे देखा तो उसने मुझसे वजह पूछा। मैंने कहा कि मेरे पति मुझे अमेरिका लेकर जा रहे हैं। वह कहकर गए हैं कि सामान जमा करवा कर आता हूँ, मगर अभी तक बाहर नहीं आए और मैं परेशान हूँ। मैं घर वालों से कांटेक्ट भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पति ने मुझसे कांटेक्ट करने से मना किया है। आप जरा पता करें कि मेरे पति कहाँ हैं। मैंने उसे आदमी से कहा तो वह सारी मालूमात लेने अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर निकला तो परेशान था। मैंने उससे पूछा तो उस आदमी ने कहा कि बहन, तुम्हारा पति तो तुम्हें धोखा देकर अमेरिका चला गया है। सुबह की फ्लाइट से ही तुमने तो जो नाम बताया, कमलेश नाम का ही एक आदमी सुबह ही की फ्लाइट से अमेरिका चला गया है। यह सुनकर तो सर पर आसमान गिर गया। अब वापस जाने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं ससुराल जाने की बजाय अपने मायके चली गई। वहाँ पहुँची और सारी बात अपने पिताजी से बताई तो वह भी परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि बेटी, उसने तुम्हें धोखा दिया है। उसने घर गिरवी नहीं रखा बल्कि यह घर बेच दिया है। मुझे भी थोड़ी देर पहले ही मालूम हुआ है। यह सुनकर मैं रोने लगी। इतना बड़ा धोखा हो गया। जबकि पापा ने कहा कि बेटी, रोने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारा पति भी चला गया और तुम्हारे पैसे भी चले गए। मुझे पैसों की कोई परवाह नहीं है। मुझे तो दुख इस बात का है कि मेरे पति ने प्यार के नाम पर मुझे धोखा दे दिया। दूसरी तरफ कमलेश जब अमेरिका पहुंचा तो उसने सारा सामान खोलकर देखा। उसके अंदाज के मुताबिक मैं जिस बैग में पैसे रखे थे उसने फौरन से वह बैग खोला। उसे डर भी था कि कहीं एयरपोर्ट पर पकड़ा ना जाऊं इतने सारे पैसे ले जाने की वजह से, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया और वह पकड़ा नहीं गया। लेकिन जब उसने बैग खोला तो उसके होश उड़ गए क्योंकि वहाँ कपड़ों के सिवा कुछ ना था। एक एक करके उसने सारे बैग खोलकर देखे लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था। वह परेशान हो गया। उसे मेरे पर गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा कि मैं उसके साथ धोखा किया है। पता नहीं उसने
पैसे कहाँ रखे। फिर मेरे पापा मुझसे कह रहे थे कि बेटा उसने नादानी की, अपने पति को भी गवा दिया और पैसे भी गवा दिए। मैंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, पापा मैं पति को गवा तो दिया है लेकिन पैसे नहीं गवाए। पहले मैंने कमलेश के कहने पर बड़े बैग में के अंदर पैसे रखे थे, फिर मुझे ना जाने क्या सूझी कि वह पैसे मैंने सारे अपने पर्स में रख लिए। वह सारे पैसे मेरे पर्स में हैं, मौजूद हैं। मैंने पर्स खोलकर जब अपने पिता को पैसे दिखाए तो पिता की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि भगवान ने तुम्हारी मदद कर दी। उसे इंसान के हाथ कुछ नहीं आया। अब वह तुमसे संपर्क भी करेगा तो किस मुंह से करेगा। वह वहां चला तो गया लेकिन अब वहां पर कौड़ी कौड़ी का मोहताज होता होगा, क्योंकि पैसे तो उसके पास ही नहीं, पैसे तो तुम्हारे पास हैं। कमलेश वाकई वहां जाकर कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो गया और फिर चोरी करने लगा, यहाँ तक कि जेल चला गया। मेरे पापा ने अपने दोस्त को उनके बेटे के कारनामे बताए और किसी तरह अमेरिका संपर्क करके तलाक की दिलवा दी। धोखेबाज आदमी से पापा ने अच्छा लड़का देखकर मेरी दोबारा शादी करवा दी। उन्होंने सोचा था कि वह अपने हैं, धोखा नहीं देंगे, लेकिन अपनों ने उन्हें इस तरह से चालाकी से धोखा दिया। अब उन्हें अपने पर भरोसा नहीं रहा और जिस लड़के से उन्होंने मेरी दोबारा शादी करवाई थी वह लड़का बहुत ही अच्छा था। मैं सोच रही थी कि शुक्र है कि वह बड़े नुकसान से बच गई और मेरे पैसे भी बच गए और धोखा देने वाला आज अमेरिका की जेल में सड़ रहा है। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।